हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका करंट अफेयर्स की इस नई वीडियो में। तो शुरू करते हैं करंट अफेयर्स। पहली न्यूज़ है, गुरुग्राम और नूह ज़िले में बनेगी विश्व की सबसे बड़ी जंगल सफारी। देखिए, हरियाणा के गुरुग्राम और नूह ज़िले, दो ज़िले हैं, एक तो गुरुग्राम और नूह। इन दो ज़िले में विश्व की सबसे बड़ी जंगल सफारी बनेगी। तो ये विश्व की सबसे बड़ी है, इसलिए इम्पोर्टेंट है। इस तरह से पूछा जा सकता है कि विश्व की सबसे बड़ी जंगल सफारी किस राज्य में बनेगी, तो हरियाणा राज्य में बनेगी। और इसका क्षेत्रफल कितना है? 10,000 एकड़ में। तो ये तो इतना इम्पोर्टेंट नहीं है, लेकिन ये इम्पोर्टेंट है कि इसके द्वारा किस पर्वत श्रृंखला को संरक्षित किया जाएगा। तो अरावली पर्वत श्रृंखला को संरक्षित किया जाएगा। हम जानते हैं कि अरावली पर्वत श्रृंखला जो है वो राजस्थान, हरियाणा और दिल्ली तक, यहाँ तक के क्षेत्र में फैली हुई है, और ये भारत की सबसे पुरानी पर्वत श्रृंखलाओं में से एक है। चलिए अगली न्यूज़ देखते हैं। लद्दाख में पहला महिला पुलिस स्टेशन कारगिल में स्थापित हुआ है। तो इस तरह से इसका प्रश्न पूछा जा सकता है कि लद्दाख के किस शहर में पहला महिला पुलिस स्टेशन स्थापित किया गया है। तो लद्दाख के कारगिल में। इम्पोर्टेंट है ये, लद्दाख के कारगिल में पहला महिला पुलिस स्टेशन खोला गया है। चलिए अगली न्यूज़ देखते हैं। वाराणसी में इंटरनेशनल टेम्पल्स कन्वेंशन एंड एक्सपो। तो ये पूछा जा सकता है कि भारत के किस शहर में इंटरनेशनल टेम्पल्स कन्वेंशन एंड एक्सपो आयोजित किया गया है। तो वाराणसी में इंटरनेशनल टेम्पल्स कन्वेंशन एक्सपो कहाँ पर हुआ है? वाराणसी में। अगली न्यूज़ है, नई दिल्ली में पारंपरिक औषधियों पर भारत और आसियान सम्मेलन। तो ये पहले बात तो यही प्रश्न बन गया कि पारंपरिक औषधियों पर भारत और आसियान सम्मेलन कहाँ पर हुआ है? नई दिल्ली में। तो पारंपरिक औषधियों पर भारत आसियान सम्मेलन कहाँ पर हुआ है? नई दिल्ली में। और इसके अलावा इसमें क्या खास बातें हैं? तो ये आयुष मंत्रालय और विदेश मंत्रालय और आसियान में भारतीय मिशन के सहयोग से ये सम्मेलन हुआ है। तो इसमें ये भी इम्पोर्टेंट है कि इसमें मतलब ये जो सम्मेलन हुआ है ये किस किस के सहयोग से हुआ है। तो आयुष मंत्रालय, विदेश मंत्रालय और आसियान में जो भारत का जो मिशन चल रहा है उसके सहयोग से। तो इसका प्रश्न इस तरह से बन सकता है कि पारंपरिक औषधियों और भारत आसियान सम्मेलन किसके सहयोग से आयोजित किया गया है। तो वहाँ ऑप्शन मिल सकता है कि आयुष मंत्रालय, ऑप्शन बी विदेश मंत्रालय, ऑप्शन सी आसियान के सहयोग से, या फिर उपयुक्त तीनों। तो इसमें उपयुक्त तीनों हो सकते हैं, होंगे उत्तर इसका आयुष मंत्रालय, विदेश मंत्रालय और आसियान। आसियान की स्थापना कब हुई थी? आसियान की स्थापना 1967 में हुई थी। इम्पोर्टेंट है, ये याद रख लेना है। बैंकॉक घोषणा पत्र के माध्यम से हुई थी। और जब इसकी स्थापना हुई थी तो संस्थापक सदस्य यानी उस समय जो सदस्य थे वो 5 देश थे। वो 5 कौन कौन से हैं? एक तो इंडोनेशिया, एक मलेशिया, एक फिलीपींस, सिंगापुर और थाईलैंड। ये 5 देश ऐसे थे जो इसके संस्थापक सदस्य थे। लेकिन वर्तमान में इसके जो सदस्य हैं वो 10 हैं। तो बाद में कौन कौन से जुड़े हैं? एक तो ब्रुनेई जुड़ा है 1984 में, फिर वियतनाम 1995 में, फिर लाओस 1997 में और म्यांमार भी 1997 में। तो लाओस और म्यांमार 1997 में है। और सबसे पहले इसमें ब्रुनेई बड़ा था, फिर कंबोडिया 1999 में। ध्यान रखना कि भारत आसियान का सदस्य नहीं है। चलिए अगली न्यूज़ देखते हैं। अमेरिका ने भारत को 105 प्राचीन कलाकृतियाँ सौंपी हैं। तो कुछ कलाकृतियाँ हैं जो पुराने समय में अमेरिका पहुंच गई थी किसी तरीके से, तो अब ये अमेरिका ने भारत को वापस लौटाई हैं। 105 कलाकृतियाँ हैं, जिसमें कि 50 कलाकृतियाँ जो हैं वो इन धर्मों से संबंधित है, हिंदू और जैन धर्म और इस्लाम धर्म से संबंधित है 50 कलाकृतियाँ। तो प्रश्न ऐसा बन सकता है कि अभी कौन से देश ने भारत को 105 कलाकृतियाँ सौंपी हैं? तो अमेरिका ने। इसका आंकड़ा ये पूछा जा सकता है कि कितनी कलाकृतियाँ सौंपी हैं? 105। और यही पूछा जा सकता है कि इसमें की जो कलाकृतियाँ हैं अधिकांश वो कौन कौन से धर्म से संबंधित हैं। तो
तो हिंदू, जैन और इस्लाम धर्म से मुख्यतः संबंध है इनका। अगली न्यूज है, सूरत डायमंड बोर्स विश्व का सबसे बड़ा कार्यालय परिसर बन गया है। तो पहले ये अमेरिका में था डायमंड बोर्स जो सबसे बड़ा था। बोर्स मतलब बाज़ार, तो ये हीरो का बाज़ार है जो, तो वो सबसे बड़ा कहाँ बन गया, अब सूरत बन गया है। सूरत विश्व का सबसे बड़ा डायमंड बोर्स का कार्यालय परिसर बन गया है। तो ये इम्पोर्टेंट है, याद रखना है सूरत। अगली न्यूज है, प्रधानमंत्री मोदी ने 1 जुलाई 2023 को मध्य प्रदेश के शहडोल में राष्ट्रीय सिकल सेल एनीमिया उन्मूलन मिशन का शुभारंभ किया है। तो देखिए, इस तरह के प्रश्न पहले ही पूछे जा सकें। जैसे एक उज्ज्वला योजना पूछा गया था कि उज्ज्वला योजना उत्तर प्रदेश के किस शहर से लॉन्च की गई थी। या फिर एक बार ये पूछा गया था मिशन शक्ति का शुभारंभ कहाँ से हुआ है। और एक बार यही पूछा गया था बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ योजना का शुभारंभ कब हुआ था और कहाँ से हुआ था। तो इस तरह के प्रश्न भी पूछे जा चुके हैं पहले भी, तो इसलिए हमने ये प्रश्न रखा है। तो प्रधानमंत्री मोदी ने 1 जुलाई 2023 को मध्य प्रदेश के शहडोल शहर से राष्ट्रीय सिकल सेल एनीमिया उन्मूलन मिशन का शुभारंभ किया है। और इसका लक्ष्य क्या है कि 2047 तक लाल रुधिर कोशिका रक्तहीनता को ख़त्म करना है, यानी एनीमिया को ख़त्म करना है। इसका लक्ष्य है 2047 तक एनीमिया को ख़त्म करना। तो ये इम्पोर्टेंट है, याद रखना है। ये हमारे जो लक्ष्य हैं 2047 तक, ये ज़्यादातर इसलिए रखे जा रहे हैं क्योंकि 2047 में हमारी आज़ादी के 100 वर्ष पूरे हो जाएंगे। तो इसलिए ज़्यादातर टारगेट 2047 तक रखे जा रहे हैं। अगली न्यूज है, 5वां हेलीकॉप्टर एवं लघु विमान शिखर सम्मेलन मध्य प्रदेश के खजुराहो में हुआ। तो पूछा जा सकता है कि हेलीकॉप्टर और लघु विमान शिखर सम्मेलन कहाँ पर हुआ है। तो मध्य प्रदेश के खजुराहो में। खजुराहो के जो मंदिर हैं वो चंदेल शासकों से संबंधित थे, चंदेल शासकों ने बनवाए थे। और ये 5वां है, ये हेलीकॉप्टर और लघु विमान शिखर सम्मेलन 5वां हुआ था इस बार, जो मध्य प्रदेश के खजुराहो में हुआ है। अगली न्यूज है, संस्कृति मंत्रालय ने भारतीय नौसेना के साथ प्राचीन सिले हुए जहाज निर्माण विधि टैंकाई विधि को पुनर्जीवित करने के लिए समझौता किया है। तो प्रश्न ऐसा बन सकता है कि भारतीय नौसेना ने जो प्राचीन सिले हुए जहाज निर्माण की विधि है, जिसे टैंकाई विधि कहते हैं, उसको पुनर्जीवित करने के लिए किस मंत्रालय के साथ समझौता किया है। तो भारतीय नौसेना ने किसके साथ, संस्कृति मंत्रालय के साथ समझौता किया है। और इसकी विधि का क्या नाम है, टैंकाई विधि। तो ये भी पूछा जा सकता है इस तरह से। अगली न्यूज है, सरकार ने, जो भारत सरकार है, सरकार ने यूके यानी यूनाइटेड किंगडम को नमदा कला उत्पादों के पहले बैच के निर्यात की मंजूरी दी है। अब ये नमदा कला क्या है, नमदा कला एक जो ये ऊन से, भेड़ की ऊन से कालीन बनाने की एक विधि है जिसको हम नमदा कला कहते हैं। और कश्मीर की है ये, कश्मीर की पारंपरिक कालीन जिसे भेड़ की ऊन से बनाया जाता है, नमदा कला उत्पाद कहते हैं इसको। और ये अभी फ़िलहाल किसको, कौन से देश को निर्यात की जाएगी, तो पहले बैच के रूप में ये यूके को, यूनाइटेड किंगडम को निर्यात की जाएगी। अगली न्यूज है, कृषि मंत्रालय के अनुसार देश में कुल खाद्यान्न उत्पादन की जो मात्रा है या आंकड़ा है, ये पूछ लिया जाता है कभी कभी कि वर्ष 2022-23 के अनुसार देश का कुल खाद्यान्न उत्पादन कितना रहा। तो इसकी एग्जैक्ट फिगर हमको याद रखनी है, 329.69 मिलियन टन। ये हर एक, इसका जो दशमलव के बाद की भी जो अंक हैं, इनको भी हमको बहुत ध्यान से याद रखना है, क्योंकि जब इसका ऑप्शन मिलते हैं तो बहुत पास पास में मिलते हैं। जैसे ऐसे लिख देंगे 330.69 या 329.92, इस तरह से काफ़ी पास पास में बनाते हैं। तो इसलिए इसकी फिगर को हमको काफ़ी अच्छे से याद रखना है। कुल खाद्यान्न कितना रहा है, 329.69 मिलियन टन।
और श्री अन्न, जो हमारे मोटे अनाज हैं उनको श्री अन्न नाम दिया गया है। श्री अन्न का उत्पादन कितना रहा? 17.32 मिलियन टन अनुमानित है ये इतना उत्पादन। तो ये भी आंकड़ा इम्पोर्टेंट है, श्री अन्न का भी और कुल खाद्यान्न उत्पादन का भी। अगली न्यूज है 2024-25 में गेहूं की एमएसपी कितनी रखी गई है? 2024-25 के लिए एमएसपी गेहूं के लिए 2275 रुपये, यानी 2275 रुपये। और इससे पिछले साल कितनी थी? 2125 रुपये। तो इस बार कितने रुपए की वृद्धि हो गई है? 150 रुपये की वृद्धि हो गई है। तो कभी कभी तो एक तो वृद्धि पूछ लेते हैं कि गेहूं की एमएसपी में इस वर्ष कितने रुपए की वृद्धि हुई है। ऑप्शन में आपको मिलेंगे इस तरह से 100, 110, 105, 150 इस तरह से। तो 150 रुपये की वृद्धि हुई है, जो कि अब गेहूं की एमएसपी कितनी नियत की गई है? 2275 रुपये, जो कि पिछले वर्ष की तुलना में 150 रुपये अधिक है। उससे पहले 2125 रुपये था एमएसपी गेहूं की। यह एमएसपी गेहूं के उत्पादन लागत पर 102% प्रतिफल देगा, यानी जो जितनी लागत अनुमानित की जाती है कि गेहूं की फसल उगाने के लिए लगभग इतना हमारा खर्च हो गया होगा, तो उसकी उत्पादन लागत का 102% करने के बाद ये एमएसपी मूल्य रखा गया है। इसी में है कि सबसे ज़्यादा जो एमएसपी में वृद्धि हुई है वो मसूर की एमएसपी में वृद्धि हुई है, जो कि 425 रुपये प्रति क्विंटल की वृद्धि हुई है, जो कि सर्वाधिक है। तो सर्वाधिक वृद्धि किस में हुई है? मसूर की एमएसपी में 425 रुपये प्रति क्विंटल की वृद्धि हुई है। चना की में सबसे कम वृद्धि हुई है। चना की एमएसपी में 105 रुपये प्रति क्विंटल की वृद्धि हुई है, जो कि न्यूनतम है। अगली न्यूज है वर्ष 2023-24 में निर्यातों एवं आयातों दोनों में ऋणात्मक वृद्धि हुई है, यानी कि वर्ष 2023-24 में भारत के निर्यात भी घटा है और आयात भी घटा है, इसलिए हम कह रहे हैं कि दोनों में ऋणात्मक वृद्धि हुई है। सांख्यिकी एवं कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय द्वारा जारी एक श्रम बल सर्वेक्षण रिपोर्ट के अनुसार देश में महिला श्रम बल भागीदारी, ये इम्पोर्टेंट है आंकड़ा। ये जब हम निबंध लिखेंगे, निबंध लिखने होते हैं हमें समीक्षा अधिकारी की परीक्षा में, तो उसमें महिलाओं से संबंधित जो निबंध आएगा तो उसमें इस तरह के आंकड़े हमें इम्पोर्टेंट रहते हैं, उनसे अच्छा लगता है हम आंकड़े जब उसमें डालते हैं। तो इम्पोर्टेंट आंकड़ा कि भारत में जो महिला श्रम बल है उसमें भागीदारी कितनी हो गई है 2022-23 में? 37%। ये आंकड़ा ध्यान रखना है। 2022-23 में महिला श्रम बल की भागीदारी 37% हो गई है, और जबकि ये 2021-22 में 32.8% थी। तो ये हर साल लगभग बढ़ती चली जा रही है, तो ध्यान रखना है इसको। एनसीआर, दिल्ली एनसीआर में तीव्र गति से यात्रा करने के लिए रीजनल रैपिड ट्रांजिट सिस्टम यानी RRTS के तहत दिल्ली मेरठ के साहिबाबाद से, जो दिल्ली मेरठ रूट पर साहिबाबाद पड़ता है, साहिबाबाद से दुहाई डिपो तक एक ट्रेन चलाई गई है, और उस ट्रेन का नाम रखा है नमो भारत ट्रेन। तो ये पूछ लिया जाएगा कि नमो भारत ट्रेन किन दो शहरों के या किन दो स्टेशन के बीच में चली है? तो साहिबाबाद से दुहाई डिपो के बीच। और इसका उद्घाटन किसने किया है? प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने। अगली न्यूज है वर्ष 2022 में सर्वाधिक विदेशी पर्यटक आगमन स्रोत, यानी किस देश के पर्यटक, जो विदेशी पर्यटक हैं वो भारत में आए हैं। तो उनका क्रम है, सबसे ज़्यादा किससे आए हैं? USA से, उसके बाद आए बांग्लादेश से, उसके बाद यूनाइटेड किंगडम से, उसके बाद ऑस्ट्रेलिया से। तो कभी कभी इनका क्रम पूछ लेते हैं। क्रम किस तरह से पूछ लेते हैं? देखिए, इस तरह के ऑप्शन हमको इसमें बना कर दे सकता है कि सर्वाधिक विदेशी पर्यटक आगमन के लिए कौन सा विकल्प सही है या क्रम सही है। तो USA से सर्वाधिक, फिर ऑस्ट्रेलिया से, फिर UK से या बांग्लादेश से, ये वाला क्रम सही है, या फिर ये ऑप्शन बी वाला क्रम सही है? बांग्लादेश, सबसे ज़्यादा बांग्लादेश से, फिर UK, फिर USA, फिर या ऑस्ट्रेलिया से, यानी इस तरह सा क्रम होता है, वो हमें चुनना होगा। तो इसका क्रम याद रखना है, USA से सर्वाधिक आए,
उससे कम बांग्लादेश से, उससे कम यूके से, उससे कम ऑस्ट्रेलिया से। ऐसे ही इसका उल्टा करेंगे तो भारतीय पर्यटकों की विदेश यात्रा, यानी भारत के जो पर्यटक हैं इन्होंने कौन से देश की सर्वाधिक यात्रा की है। तो सबसे ज़्यादा की है यूएई यानी संयुक्त अरब अमीरात को सर्वाधिक भारतीय पर्यटक गए हैं। उससे कम है फिर सऊदी अरब को, फिर यूएसए, उसके बाद सिंगापुर। तो इनका क्रम भी इम्पोर्टेंट है, यूएई और फिर सऊदी अरब, उसके बाद में यूएसए, फिर सिंगापुर। अब कुछ प्रश्न हम उत्तर प्रदेश से रिलेटेड देख लेते हैं जो कि हमारे वन लाइनर होंगे और जो इम्पोर्टेंट हैं। तो उत्तर प्रदेश का वह जिला जहां हाल ही में राष्ट्रीय शहीद स्मारक और राष्ट्रीय रेलवे सुरक्षा संग्रहालय का अनावरण किया गया है। तो ऐसा कौन सा जिला है जहां पर राष्ट्रीय शहीद स्मारक और राष्ट्रीय रेलवे सुरक्षा संग्रहालय का अनावरण किया गया? लखनऊ जिले में। अगली न्यूज है, वह राज्य सरकार जिसने राज्य के सभी स्टूडेंट्स के लिए आधार कार्ड की तर्ज पर यूनिक स्टूडेंट कार्ड बनाने का फैसला किया है। तो ऐसा फैसला किया है उत्तर प्रदेश की सरकार ने। उत्तर प्रदेश की सरकार छात्रों के लिए एक यूनिक स्टूडेंट कार्ड बनाने का मतलब निर्णय लिया है उत्तर प्रदेश सरकार ने। उत्तर प्रदेश का वह शहर जहां विकसित निडल रेटिना के अंदर इंजेक्शन लगाने में सक्षम को हाल ही में अंतर्राष्ट्रीय पेटेंट प्रदान किया गया है। तो कानपुर में। कानपुर एक ऐसा शहर है जहाँ पर ये रेटिना के अंदर इंजेक्शन लगाने की विधि है उसको सक्षम बनाया है और इसको अंतर्राष्ट्रीय पेटेंट भी मिल गया है। कानपुर शहर। देश का वह राज्य जिसने हाल ही में भूजल संरक्षण के लिए ग्राउंड वाटर चार्जिंग चेक डैम निर्मित किया है। तो हमारे उत्तर प्रदेश राज्य ने ये भूजल संरक्षण के लिए ग्राउंड वाटर चार्जिंग चेक डैम निर्मित करने का फैसला किया है। अगली खबर है, हाल ही में ई ऑफिस प्रणाली अपनाने वाला उत्तर प्रदेश का पहला जिला कौन सा बना है? कन्नौज। कन्नौज जिले ने ई ऑफिस प्रणाली अपनाने वाला पहला जिला बना है उत्तर प्रदेश का। तो ये पहला जिला बना इसलिए इम्पोर्टेंट है कि कन्नौज में सबसे पहले ई ऑफिस प्रणाली को अपनाया गया है। उत्तर प्रदेश का वह जिला जहां हाल ही में राज्य सरकार ने वाइट टाइगर सफारी पार्क बनाने का निर्णय लिया है। तो प्रयागराज में वाइट टाइगर सफारी पार्क बनाने का निर्णय लिया है राज्य सरकार ने। अगली न्यूज है, उत्तर प्रदेश का वह जिला जहां हाल ही में उत्तर प्रदेश सरकार ने रामायण रिसर्च सेंटर, ध्यान रखना उत्तर प्रदेश के किस जिले में रामायण रिसर्च सेंटर स्थापित करने का निर्णय लिया गया है? तो इसका आंसर है वाराणसी। वाराणसी में रामायण रिसर्च सेंटर स्थापित करने का निर्णय लिया गया है। चलिए अब कुछ जो हम पीछे की करंट अफेयर पढ़ चुके हैं उनका रिवीजन कर लेते हैं। तो देखिए, एक न्यूज ये थी कि उत्तर प्रदेश के कितने जिलों में आवासीय संस्कृत विद्यालय स्थापित करने का निर्णय लिया गया था? तो इसमें था 15 जिलों में, उत्तर प्रदेश के 15 जिलों में आवासीय संस्कृत विद्यालय स्थापित किए जाएंगे उत्तर प्रदेश के। एक न्यूज ये थी कि उत्तराखंड के लैंसडाउन नगर का नाम जसवंतगढ़ करने का प्रस्ताव रखा था उत्तराखंड की सरकार ने। तो लैंसडाउन का नाम जसवंतगढ़। एक न्यूज ये थी कि उत्तर प्रदेश के कौन से शहर को मैक योजना से जोड़ने की योजना है? तो उत्तर प्रदेश के कानपुर शहर को मैक योजना से, जो इसका नाम था मल्टी एजेंसी सेंटर, जिससे कि कानपुर शहर को आईवी, एनआईए और एटीएस इनसे कनेक्ट किया जाएगा, जोड़ा जाएगा, ताकि ये एक दूसरे से अपने इनपुट साझा कर सकें। और इसकी नोडल एजेंसी क्या थी? आईवी। और किस आईआईटी ने आत्मघाती ड्रोन तैयार किया था? तो आईआईटी कानपुर ने। एक न्यूज ये थी कि देश में सबसे ऊंचा राष्ट्रीय ध्वज कहाँ पर लगाया गया है? तो अमृतसर के अटारी, जो अटारी सीमा है, अटारी बॉर्डर है, उसके पास लगाया गया है। 418 फुट का ऊंचा हमारा तिरंगा लगाया गया है। एक न्यूज़ ये थी कि जो तंजानिया के राष्ट्रपति हैं
उन्होंने अभी भारत की यात्रा की थी, तो उनका नाम क्या था? तंजानिया की जो राष्ट्रपति हैं जिन्होंने भारत की यात्रा की, उनका नाम क्या है? तो सामिया सुलुहु हसन। या इस तरह से पूछ लेंगे कि सामिया सुलुहु हसन किस देश के राष्ट्रपति हैं जिन्होंने भारत की यात्रा की है? तो ये तंजानिया की हैं, और इनको जो है जेएनयू ने डॉक्टरेट की मानद उपाधि दी थी, और जेएनयू के द्वारा ये मानद उपाधि प्राप्त करने वाली पहली महिला थी। इसके अलावा एक न्यूज़ ये थी कि जो 34वें ओलंपिक होंगे लॉस एंजल्स में, जो कि यूएसए में है, उसमें 5 नए खेलों को शामिल किया गया है। वो 5 खेल कौन कौन से हैं? एक तो है क्रिकेट, जो कि T20 फॉर्मेट का होगा, तो पहला खेल तो यही था। दूसरा खेल था फ्लैग फुटबॉल, तीसरा स्क्वैश, और तीसरा लैक्रोस, और चौथा है बेसबॉल या सॉफ्टबॉल। तो इस तरह से क्रिकेट सहित 5 हो गए। एक क्रिकेट, एक फ्लैग फुटबॉल, स्क्वैश और लैक्रोस और बेसबॉल या फिर सॉफ्टबॉल, यानी 5 खेलों को शामिल किया जाएगा लॉस एंजल्स के जो ओलंपिक होंगे। और ये 33वें ओलंपिक कहाँ पर होंगे? तो 33वें ओलंपिक 2024 में पेरिस में होंगे, और 34वें जो होंगे वो 2028 में होंगे। एक न्यूज़ ये थी कि मोहम्मद मुइज़ू किस देश के नए राष्ट्रपति निर्वाचित किए गए हैं? तो मोहम्मद मुइज़ू मालदीव्स के नए राष्ट्रपति निर्वाचित किए गए हैं। और एक युद्धपोत था, जो तीसरे नंबर का युद्धपोत था विशाखापट्टनम श्रेणी का, उसका नाम क्या था? तो इम्फाल। तो इम्फाल युद्धपोत को शामिल किया गया था। और इससे पहले जो युद्धपोत हैं, एक तो विशाखापट्टनम युद्धपोत, एक मोरमुगांव युद्धपोत, इसको नौसेना में शामिल किया जा चुका है इन दोनों को। तीसरे को, जिसका नाम है इम्फाल, उसको अभी किया गया है। और एक नाम है, चौथे युद्धपोत का नाम है सूरत, उसको आगे भविष्य में उसको भी नौसेना में शामिल किया जाएगा। ये जो इम्फाल युद्धपोत है, इसमें 72% स्वदेशी सामग्री का इस्तेमाल किया गया था, और इसकी विस्थापन क्षमता थी 7500 टन। तो ये कुछ पुरानी न्यूज़ थी जिनका हमने इसका रिवीजन भी कर लिया है। चलिए मिलते हैं नए वीडियो में।